आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 तथा 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। CSIR सोसाइटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक और अनुसंधान विभाग का हिस्सा है। CSIR सोसाइटी देश भर में फैली 37 प्रयोगशालाओं और 39 आउटरीच केंद्रों के जरिए गतिविधियां संचालित करती है। इस वार्षिक बैठक में जाने माने वैज्ञानिक, उद्यमी और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आश्चर्यजनक रूप से CBSE की कक्षा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बातचीत में शामिल हुए। इस संवाद का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने किया था और इसमें विद्यार्थियों के माता-पिता भी शामिल थे। देश के विभिन्न हिस्सों के विद्यार्थी वर्चुअल माध्यम से बातचीत से जुड़े। इस दौरान गैर हिंदी क्षेत्रों के विद्यार्थियों से आत्मीयता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने उन छात्रों से बात करते समय उनकी भाषा के ही कुछ शब्दों का प्रयोग किया। श्री मोदी ने विद्यार्थियों की सकारात्मकता और व्यावहारिकता की सराहना करते हुए कहा कि ये खुशी की बात है कि विद्यार्थी सभी कठिनाइयों और चुनौतियों को अपनी ताकत में बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही देश की ताकत भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हैं और जीवन के हर पड़ाव में उपयोगी होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान छात्रों ने इन पाठों को नए तरीके से सीखा और मौजूदा कठिन समय में देश की टीम भावना की ताकत देखी। अच्छा ये बताओ भाई, आप तो 10वीं में टॉपर थे, तो पक्का घर में तैयारी होगी 12 में भी टॉप करेंगे। अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षाएं लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो वो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे। तो उसमें उन्हें इतनी चिंता की जरूरत नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं टॉप पर निराश हैं या ऐसे हैं। मैं मानता हूं कि हमने प्रोविजन तो रखा ही है कि आप दोबारा पेपर दे सकते हैं। तो एक बहुत ही समझा हुआ निर्णय मैं मानता हूं और हम इसका जीवन आपके साथ आभारी रहे। श्री मोदी ने छात्रों से 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण के लिए कुछ योगदान करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर परिवार के साथ योग करने के लिए भी कहा। उन्होंने छात्रों से टीकाकरण पंजीकरण में अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों की मदद का भी आग्रह किया। केंद्र ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये फैसला पिछली अवधि यानी वर्ष 2011 से लागू होगा। श्री निशंक ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे उम्मीदवारों के लिए नए TET प्रमाण पत्र जारी करने अथवा पुराने प्रमाण पत्रों को पुनः वैध करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने इसे शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने के आकांक्षी उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में अभी तक 22 करोड़ 37 लाख लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं।
इनमें 99 लाख स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को टीके की पहली डोज और 68 लाख से अधिक कर्मियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 1,59 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को टीके की पहली खुराक और 86 लाख कर्मियों को दूसरी डोज दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 60 वर्ष और उससे ऊपर आयु के 5 करोड़ 96 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को पहली डोज और 1 करोड़ 90 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 से बचाव के एक उपाय के रूप में आबादी के कमजोर समूहों को टीके लगाए जाने के काम की उच्च स्तरीय समीक्षा और निगरानी की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु समूह के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। कोविड महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत ने इस साल 16 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। 139वें दिन कल देश भर में 26,24,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से करीब 24 लाख लोगों को टीके की पहली डोज और 2,20,000 को टीके की दूसरी डोज दी गई। वहीं 18 से 44 वर्ष की आयु के 14 लाख से अधिक लोगों को कल पहली खुराक और 27,000 से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी गई। इस आयु वर्ग में अब तक 2 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों को कोविड की पहली खुराक दी जा चुकी है। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से जारी है, जिसके अंतर्गत 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टीवी चैनलों को परामर्श जारी कर कोविड से संबंधित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने को कहा है। चैनलों से कहा गया है कि वे अपने टिकर या ऐसे ही अन्य माध्यमों के जरिए प्राइम टाइम के दौरान इन हेल्पलाइन नंबरों को दिखाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से वरिष्ठ जनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 जारी किया गया है। ये नंबर दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जारी किए गए हैं। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन का नंबर है 08046110007। उत्तर प्रदेश में गैर कोविड रोगियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं आज से फिर शुरू हो जाएंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश और आवश्यक दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय राज्य में कोविड रोगियों की घटती संख्या को देखते हुए लिया गया है। बाह्य रोगी सेवाओं यानी ओपीडी सेवा को शुरू करने का फैसला राज्य में लगातार कम होते कोरोना के मामलों के मद्देनजर किया गया है और इससे विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे लाखों मरीजों को राहत मिलेगी। आरटीपीसीआर या ट्रूनेट जांच रिपोर्ट के बाद पहले से तय की गई सर्जरी के साथ ही नई सर्जरी भी अब संपन्न की जा सकेगी। इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक सभी जिला अस्पतालों पर चिकित्सकों, फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों और मानसिक चिकित्सा विशेषज्ञों की मौजूदगी के साथ ही पोस्ट कोविड देखभाल की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। अगर किसी अस्पताल में अभी भी कोरोना के मरीज होंगे तो उन्हें जिले के L2 श्रेणी के नोडल अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा और उसके बाद उस अस्पताल को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएंगी। आदेश के मुताबिक सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बुखार की जांच के लिए फीवर क्लिनिक का होना अनिवार्य होगा और बुखार तथा फ्लू के लक्षणों वाले मरीजों को बाकी मरीजों से दूर रखा जाएगा और कोविड संबंधी जांच भी की जाएगी। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को इलाज की सभी सुविधाएं देने के साथ ही सीजेरियन ऑपरेशन, सामान्य प्रसव तथा अन्य जरूरी परामर्श भी दिए जा सकेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड देने का विशेष अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।